राम क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, अगर इन शब्दों को सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे और उसी जगह पर स्थान पर रहने दे तो क्या होगा। जैसे राम को हम राम के ही जगह पर रहने देते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट के जगह पर ही रहने देते हैं, और खेलता जिसका इंग्लिश अर्थ होगा प्लेज, इसको हम खेलता के जगह पर ही रहने देते हैं। तो क्या होगा, राम क्रिकेट प्लेज। ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 5, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या है और इसे जानना क्यों जरूरी है, यह जानने के लिए हमें पहले सेंटेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 में लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने पार्ट 1 में सीखा था कि एक से अधिक लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है, एक से अधिक वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, और एक से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है। यहाँ हम केवल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसे थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे हिंदी वाक्य का और उसे इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे राम क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, अगर इन शब्दों को सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे और उसी जगह पर स्थान पर रहने दे तो क्या होगा। जैसे राम को हम राम के ही जगह पर रहने देते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट के जगह पर ही रहने देते हैं, और खेलता जिसका इंग्लिश अर्थ होगा प्लेज, इसको हम खेलता के जगह पर ही रहने देते हैं। तो क्या होगा, राम क्रिकेट प्लेज। ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो वाक्य बनाने का तरीका है वो हिंदी में वाक्य बनाने के तरीके से बिल्कुल ही अलग होता है। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ताकि इंग्लिश सेंटेंस को सही ढंग से बनाया जा सके। और इन्हीं भागों को पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कहा जाता है। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को। इसे आप सेंटेंस बनाने का मेन फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसलिए आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। अब सवाल ये उठता है कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर वो होता है जिसके द्वारा सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब मतलब क्रिया होता है, मतलब कोई काम। सेंटेंस में जिस शब्द से कोई काम का बोध हो तो उसे हम वर्ब कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। दोनों को हम बाद में अच्छे से समझेंगे, फिलहाल आप ऑब्जेक्ट को जान ले कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। जैसे इस वाक्य में राम क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ राम के बारे में बात हो रही है। खेलता क्या है, वर्ब, क्योंकि खेलना एक काम है, क्रिया है। और क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक और आसान तरीका है कि आप वर्ब के पहले क्या लगा दें, फिर जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका देख लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, खेलता, तो यहाँ हम खेलता के पहले क्या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या खेलता है। तो राम क्या खेलता है, क्रिकेट, इसका आंसर होगा क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान तरीका है,
इसे आप जरूर याद रखें। तो यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट। खेलता क्या है? वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इस फॉर्मूले के अनुसार सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो हम राम को पहले लिखेंगे। फिर दूसरा क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलता, और इसका इंग्लिश होगा प्लेज, तो हम यहाँ प्लेज लिखेंगे। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम प्लेज के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है क्रिकेट। अब ये फॉर्मूले के अनुसार सज गया है। तो ये हो गया राम प्लेज क्रिकेट। तो अब ये ग्रामेटिकली सही है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या है और इसे जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। यह इंग्लिश सेंटेंस को सही तरीके से बनाने में हमारी मदद करती है। इसीलिए सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस में पहचानना सीख गए तो हम आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस वाक्यों के भाग को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं और जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट में किस किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, ताकि हमें इन्हें पहचानने में और आसानी हो। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है, तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंफिनिटिव भी हो सकता है, या तो फिर जेरंड हो सकता है। ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सभी क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, या तो फिर जेरंड हो सकता है। इसके अलावा सेंटेंस में सब्जेक्ट और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि सब्जेक्ट एडवर्ब है तो ये गलत है। कोई कहे एडजेक्टिव है तो भी गलत है। सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव या जेरंड ही हो सकता है। वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है, तो वर्ब या तो मेन वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट होता है जिसे हिंदी में कारक कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को हम इस वीडियो के लास्ट में अच्छे से समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। जैसे कि पहले ही हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी काम को सेंटेंस में कर रहा हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरी बाइक लाल है। अधिकतर लोग यहाँ बाइक को सब्जेक्ट समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ बाइक के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ मेरी बाइक के बारे में बात हो रही है कि मेरी बाइक लाल है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ बाइक सब्जेक्ट है तो सवाल ये उठता है किसकी बाइक लाल है, क्योंकि सिर्फ बाइक की बात करें तो वो तो फिर किसी की भी बाइक हो सकती है। राम की हो सकती है, रहीम की हो सकती है, आपकी हो सकती है, उसकी हो सकती है, किसी की भी बाइक हो सकती है। लेकिन यहाँ किसकी बाइक के बारे में बात हो रही है? मेरी बाइक के बारे में बात हो रही है।
तो इसलिए यहाँ सिर्फ बाइक सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि मेरी बाइक सब्जेक्ट होगा। मतलब माई बाइक इज रेड, यहाँ माई बाइक सब्जेक्ट होगा। तुम्हारा भाई एक अच्छा लड़का है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारे भाई की। तो यहाँ भी सिर्फ भाई सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि तुम्हारा भाई सब्जेक्ट होगा, योर ब्रदर सब्जेक्ट होगा। योर ब्रदर इज ए गुड बॉय, यहाँ योर ब्रदर सब्जेक्ट होगा, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आसिया खेल रही है। कौन खेल रही है? आसिया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? आसिया। आसिया इज प्लेइंग। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी काम को सेंटेंस में कर रहा हो। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है, या तो फिर इन्फिनेटिव हो सकता है। तो चलिए अब नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और इन्फिनेटिव को भी जान लेते हैं। सब्जेक्ट नाउन, तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, जगह या किसी निराकार के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? राम, सीता, गीता, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। जानवरों के नाम, तो जानवरों के नाम क्या क्या होते हैं? कैट, डॉग, गोट, रैबिट, लायन, टाइगर, etc। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बुक, पेन, बैग, etc। जगहों के नाम जैसे दिल्ली, आगरा, रांची, मुंबई। निराकार के नाम, तो निराकार के नाम मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जैसे लव, पॉवर्टी, ऑनेस्टी। इसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, तो इन्हें भी नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। लव, ट्रूथ, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, क्योंकि ये नाम है। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, जगह या किसी निराकार के नाम को नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आई, वी, ही, यू, दे, दिस, इट, माई, अस, ये सभी क्या है? प्रोनाउन। और ये सभी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे राम को हम वह भी बोल सकते हैं, राम खेल रहा है। अगर हम कहें राम खेल रहा है तो हम ये भी कह सकते कि वह खेल रहा है। राम की जगह हम वह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं और इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जेरंड, जिसे हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जेरंड किसे कहते हैं? जब किसी वर्ब के साथ ing लगाकर किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। जेरंड इक्वल टू वर्ब प्लस ing। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस सेंटेंस में स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है। लेकिन आप स्मोकिंग शब्द को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये शब्द वर्ब और ing को मिलाकर बना है। स्मोक और ing को मिलाकर। स्मोक क्या है? वर्ब है और वर्ब के साथ ing लगा हुआ है, मतलब यहाँ स्मोक के बाद ing लगाकर इसे सब्जेक्ट बनाया गया है। तो यह क्या है? जेरंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट है और यह एक जेरंड है, क्योंकि स्विम क्या है? वर्ब है और इसके साथ ing लगा हुआ है। और जब भी किसी वर्ब के साथ
आईएनजी लगाकर किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उपयोग करते हैं तो उसे हम जेरंड कहते हैं। नेक्स्ट हम इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जब किसी वर्ब के पहले टू लगा दें फिर उसे किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उपयोग करते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव इक्वल टू टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू गिव एडवाइस इज इजी, सलाह देना आसान है। यहाँ टू गिव क्या है? सब्जेक्ट है और ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ गिव जो कि एक वर्ब है उसके पहले टू लगा हुआ है। टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस, उस समुद्र में तैरना खतरनाक हो सकता है। यहाँ टू स्विम क्या है? सब्जेक्ट है और यह एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि स्विम एक वर्ब है और उसके पहले टू लगा हुआ है, इसलिए टू स्विम और टू गिव क्या होगा? इन्फिनेटिव। क्योंकि जब किसी वर्ब के पहले टू लगा दें फिर उससे किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उपयोग करते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अभी तक हम सब्जेक्ट को पहचानना सीख गए, अब हम वर्ब को पहचानना सीखेंगे। अभी तक हमने सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया है। हमने ये भी जाना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में भी जाना। अब हम वर्ब के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि वर्ब को सेंटेंस में कैसे पहचाना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। तो वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे सूरज रन्स, सूरज दौड़ता है। रन्स यहाँ वर्ब है, क्योंकि रन मतलब दौड़ना। दौड़ना एक क्रिया है, काम है, इसलिए रन्स क्या है? वर्ब। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आनंद प्लेज क्रिकेट, आनंद क्रिकेट खेलता है। यहाँ प्लेज वर्ब है, क्योंकि प्ले मतलब खेलना। खेलना भी एक काम है, क्रिया है। खेलने में शरीर से लेकर दिमाग तक पूरा काम करता है, इसलिए प्ले क्या है? क्रिया है, काम है, तो इसे हम प्लेज को क्या कहेंगे? वर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आसिया सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ सिंग्स वर्ब है, क्योंकि सिंग्स मतलब गाना। ये भी एक काम है, क्योंकि गाने के वक्त हमारा जुबान और गला दोनों काम करता है, इसलिए ये भी एक क्रिया है, काम है, इसलिए सिंगिंग क्या होगा? वर्ब। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो दौड़ना, खेलना, गाना क्या है? क्रिया है, काम है। यहाँ तक तो हम समझ गए कि वर्ब किसे कहते हैं, लेकिन वर्ब बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम इन सबको समझेंगे, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब इनमें से कोई भी हो सकता है और सेंटेंस में वर्ब को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले हम मेन वर्ब को समझेंगे कि मेन वर्ब किसे कहा जाता है। मेन वर्ब, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब से सब्जेक्ट के जरिए किए गए काम का पता लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सीता सोच रही है, सीता इज थिंकिंग। यहाँ सीता क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है? सोचने का काम हो रहा है। सोचना या थिंकिंग क्या है? काम है, वर्ब है, क्योंकि सोचने में आपका दिमाग काम कर रहा होता है, तो सोचना क्या है? वर्ब है। लेकिन सोचने का काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे हम सिर्फ वर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम मेन वर्ब कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राहुल खेल रहा है।
राहुल इज प्लेइंग। यहाँ राहुल क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है? खेलने का। खेलना क्या है? काम है, क्रिया है, वर्ब है, लेकिन खेलने का काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम इसे सिर्फ वर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम मेन वर्ब कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रेम पढ़ रहा है, प्रेम इज रीडिंग। यहाँ प्रेम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, काम है, लेकिन पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? प्रेम के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, इसलिए हम पढ़ना को, रीडिंग को सिर्फ वर्ब नहीं कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे, क्योंकि मेन वर्ब से सब्जेक्ट के जरिए किए गए काम का पता लगता है। तो सब्जेक्ट के जरिए किया गया काम को हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब वे शब्द होती हैं जो किसी वाक्य की मेन वर्ब को निश्चित समय या काल के अनुसार वाक्य बनाने में सहायक होती है। थोड़ा और डिटेल में समझ लें तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पता चलता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था या स्थिति में है, या सब्जेक्ट किस काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, या वर्तमान काल में है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग। यहाँ हमने इज का यूज किया है। इज का यूज करके हमने बताया कि रवि वर्तमान में खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है। इज के जरिए रवि की अभी की स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि इज मेन वर्ब की स्थिति बता रहा है, तो इसलिए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रवि खेल रहा था, रवि वाज प्लेइंग। यहाँ हमने वाज का यूज किया है, तो वाज का यूज करके हम ये बता रहे हैं कि रवि खेल तो रहा था, पर बीते हुए कल में, भूतकाल में। रवि खेलेगा, रवि विल प्ले। यहाँ हमने विल का यूज करके ये बताया कि रवि खेलेगा, लेकिन भविष्य में। तो इज, वाज, विल ये सभी क्या कर रहे हैं? खेलने की स्थिति बता रहे हैं, इसलिए ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, has, have, had, be, been, being, do, does, did ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब में भी एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसे मॉडल्स भी कहा जाता है। मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब के साथ किया जाता है, ताकि किए जाने वाले काम की क्षमता, संभावना, निश्चिंतता, अनुमति और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे I can do 50 push-ups at a time। मैं एक बार में 50 पुशअप्स कर सकता हूँ। यहाँ पुशअप्स क्या है? मेन वर्ब है, और यहाँ कैन से पुशअप्स करने की क्षमता, एबिलिटी का पता चल रहा है, तो यहाँ कैन क्या है? मॉडल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे कुड कम, वे आ सकते हैं। यहाँ कम क्या है? मेन वर्ब है, और कुड से आने की संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ कुड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ मे शब्द के जरिए से आने की अनुमति ली जा रही है, यानी परमिशन ली जा रही है, तो यहाँ मे क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ मस्ट शब्द के जरिए से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता, नेसेसिटी बताई जा रही है, तो यहाँ मस्ट क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब होती है
जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले काम की क्षमता, संभावना, निश्चितता, अनुमति और आवश्यक व्यक्त की जा सके। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शॉल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सभी क्या है? मॉडल्स है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? प्लेइंग, खेलना, क्योंकि खेलना एक क्या है? काम है, क्रिया है, और इसीलिए प्लेइंग क्या होगा? वर्ब। अब हमें ये पता करना है कि प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो प्लेइंग क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट का पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम वर्ब के पहले क्या लगा दें और फिर जो उसका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट पहचानते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ वर्ब क्या है? खेलना। तो हम खेलना के पहले क्या लगा देंगे? क्या। तो क्या हो जाएगा? क्या खेल रहा है। तो यहाँ हमने खेल रहा है के पहले क्या लगा दिए, तो ये क्या हो गया? क्या खेल रहा है। तो यहाँ राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्लेइंग क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। आसिया इज ईटिंग सॉफ्टी। यहाँ आसिया क्या है? सब्जेक्ट है। ईटिंग क्या है? वर्ब है। और सॉफ्टी क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वर्ब को हम सिर्फ वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो यहाँ ईटिंग क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हम जानेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज वर्किंग। इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट है। वर्किंग क्या है? वर्ब है। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्किंग यहाँ क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी इज सिंगिंग। इस सेंटेंस में सी क्या है? सब्जेक्ट। सिंगिंग क्या है? वर्ब। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो यहाँ सिंगिंग क्या है? इंट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही इज रीडिंग। इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो यहाँ रीडिंग क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है कि आपको हर तरीके के वर्ब को पहचानना आ चुका है। अब हम सेंटेंस के तीसरे भाग को जानेंगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी शब्द बच जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रवि ने मेरे ऊपर गेंद फेंकी। इस वाक्य में रवि क्या है? सब्जेक्ट है। फेंकना क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बाकी शब्द बच गए हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा रवि थ्रू द बॉल एट मी। इस सेंटेंस को हमने फॉर्मूले के अनुसार बैठाया
तो रवि क्या है, सब्जेक्ट है, थ्रू क्या है, वर्ब है, और ये जो बाकी बच चुका है द बॉल एट मी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स या शब्द बच जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट काफी बड़ा हो जाता है जिसके कारण इसे ट्रांसलेट करने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। तो वो 2 भाग क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे किए गए काम का प्रभाव पड़ता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब ऑब्जेक्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और उसके प्रकार को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कारक कहा जाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे किए गए काम का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट पर किए गए काम का डायरेक्ट प्रभाव पड़े उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही थ्रू द बॉल, उसने गेंद फेंका। फेंकना एक क्रिया है जिसे हम इंग्लिश में थ्रू कहते हैं। तो उसने गेंद फेंका, गेंद पे उसके द्वारा किए गए कार्य मतलब फेंकने का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, तभी तो गेंद अपने जगह से हिला। तो यहाँ जो गेंद है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई रिसीव्ड द पार्सल, मुझे पार्सल मिला। यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है, और पार्सल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ मेरे द्वारा क्या रिसीव किया गया है, पार्सल, मतलब पार्सल पर मेरे द्वारा लेने का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पार्सल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पर किए गए कार्य का इनडायरेक्टली प्रभाव पड़े उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ही थ्रू द बॉल ऑन मी, उसने मुझ पर गेंद फेंकी। उसने फेंका, क्या फेंका, गेंद। तो यहाँ गेंद मतलब बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि गेंद पर उसके फेंकने का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, इसलिए बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो बॉल मुझ पे आया तो मैं क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉल के बाद मुझ पर प्रभाव पड़ा। तो किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वहां एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का, और फिर वो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रवि गेव द नोट्स टू मी, रवि ने मुझे नोट्स दिए। रवि ने दिया, क्या दिया, नोट्स। तो नोट्स पर रवि का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, मतलब रवि के किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ा, नोट्स पर। तो यहाँ नोट्स क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे नोट्स मिला, तो मैं क्या हुआ, मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नोट्स के बाद मुझ पर प्रभाव पड़ा, इसलिए यहाँ मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट तीसरा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट को समझने से पहले हमें प्रेपोजिशन को समझना होगा। वैसे मैंने प्रेपोजिशन के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट को समझने में आसानी हो। तो प्रेपोजिशन किसे कहते हैं,
जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताए उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, अबव, बिलो, एट, फॉर, टू, ये सभी शब्द क्या हैं? प्रेपोजिशन, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताते हैं। तो प्रेपोजिशन या ऐसे शब्द हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और इसी नाउन या प्रोनाउन को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं? प्रेपोजिशन है। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि सेंटेंस में इन शब्दों के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे द काउ इज अंडर द ट्री, गाय पेड़ के नीचे है। इस सेंटेंस में अंडर क्या है? प्रेपोजिशन, और ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ट्री पर सब्जेक्ट का, काउ का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ट्री सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि ट्री अंडर के बाद आ रहा है और अंडर क्या है? प्रेपोजिशन। तो ट्री क्या होगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। इस सेंटेंस में बिहाइंड क्या है? प्रेपोजिशन है, और बुश क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये बिहाइंड के बाद आ रहा है, तो इसे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, इसलिए हम इसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां तक हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को पहचानना सीख लिया है। अब हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में पूरक कहते हैं। हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो जिस पे किए गए कार्य का प्रभाव पड़े। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। पहला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो चलिए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? अगर कॉम्प्लीमेंट किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है तो हम उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राम इज क्यूट। राम क्यूट है। यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और क्यूट क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या इस पे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ राम ने तो कोई काम ही नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्यूट क्या है? राम का कॉम्प्लीमेंट। अब देखना ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यूट यहाँ राम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए क्यूट क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही लुक्स स्टनिंग। यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। लुक्स क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। और स्टनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या इस पे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। तो इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? तो स्टनिंग यहाँ ही के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ स्टनिंग क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर कॉम्प्लीमेंट
किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चॉकलेट मेक्स काजल हैप्पी। चॉकलेट काजल को खुश कर देती है। यहाँ चॉकलेट क्या है? सब्जेक्ट है। मेक्स क्या है? मेन वर्ब है। और बाकी जो बच गया वो क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्या यहाँ इन दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट है? तो हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है काजल, क्योंकि काजल पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हैप्पी क्या है? तो हैप्पी यहाँ काजल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए हैप्पी यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है। फाउंड क्या है? मेन वर्ब है। और द गार्ड स्लीपिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्या ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट है? तो हाँ, यहाँ गार्ड क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि गार्ड पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। आई फाउंड द गार्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गार्ड पर। तो यहाँ गार्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। और स्लीपिंग क्या है? वैसे तो स्लीपिंग एक वर्ब है, लेकिन इस वाक्य में स्लीपिंग गार्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है कि गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? सो रहा है। इसलिए यहाँ स्लीपिंग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम थोड़ा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट को सेंटेंस में पहचानने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, सी कैन गो देयर। वह वहां जा सकती है। तो यहाँ सी क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ उसके बारे में, जो कि एक लड़की है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ सी क्या है? सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन। कैन क्या है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और गो क्या है? मेन वर्ब। और देयर क्या है? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि देयर यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रीडिंग इज ए गुड हैबिट। पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है? पढ़ाई के बारे में। तो यहाँ रीडिंग क्या होगा? सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट? जेरंड, क्योंकि रीड एक वर्ब है और यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगा के इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। और हम ये जानते हैं कि वर्ब के बाद आईएनजी लगाकर अगर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरंड। तो यहाँ रीडिंग क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि एक जेरंड है। यहाँ इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और बाकी जो बच गया ये क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो एक गुड हैबिट क्या है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़े। तो एक गुड हैबिट कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। काजल इज वेटिंग फॉर मी। काजल मेरा इंतजार कर रही है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? काजल के बारे में। तो काजल क्या होगा यहाँ? सब्जेक्ट। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और वेटिंग क्या है? मेन वर्ब। और फॉर और मी ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। लेकिन यहाँ मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मी पर काजल का किए गए कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पहले क्या है? प्रेपोजिशन है। तो मी को क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। टू रीड इज ए गुड हैबिट। यहाँ टू रीड क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? इन्फिनिटिव, क्योंकि रीड एक वर्ब है और उसके पहले टू लगाया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वर्ब के पहले टू लगा के उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है। और यहाँ इज क्या है? इज एक हेल्पिंग वर्ब है। और बाकी जो बच गया ये क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए ये अ गुड हैबिट क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। रवि थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी। रवि ने मुझ पर गेंद फेंकी। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है? रवि के बारे में। तो यहाँ रवि क्या होगा? सब्जेक्ट। थ्रू, थ्रू क्या है? फेंकना। यह एक कार्य है, काम है। तो थ्रू क्या है? मेन वर्ब हुआ।
बाकी जो बचा द बॉल हार्ड ऑन मी, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट है? तो हाँ है। यहाँ बॉल और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बॉल यहाँ कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रवि के द्वारा किए गए काम का डायरेक्ट किस पर प्रभाव पड़ रहा है? बॉल पर। तो बॉल यहाँ क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी पर बॉल के बाद प्रभाव पड़ा, इसलिए मी यहाँ क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ हार्ड क्या है? तो हार्ड एक कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ हार्ड कैसा कॉम्प्लीमेंट है? तो हार्ड यहाँ बॉल का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हार्ड यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लास्ट एक और सेंटेंस लेते हैं। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में, तुम्हारे बारे में। तो यहाँ यू क्या होगा? सब्जेक्ट। और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। और यहाँ फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ यू का फुटबॉल पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो यहाँ फुटबॉल पर यू का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ फुटबॉल क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंग्लिश लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।